नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी में जिस कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर ढिंढोरा पीटा है, इन दिनों उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। कहीं रेप तो कहीं हत्या जैसी वारदातों से सूबे में सनसनी का माहौल बनता जा रहा है। आम आदमी की बात छोड़िए, पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। फिरोजाबाद में दरोगा की जहां हत्या कर दी गई, तो झांसी पुलिस को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। चित्रकूट में 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से कॉलेज के प्रिंसिपल और 3 शिक्षकों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि छात्रा के साथ पिछले 5 महीने में कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 शिक्षकों और पीड़ित छात्रा के 25 वर्षीय एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 2 शिक्षक उसी कॉलेज में हैं जहां पर पीड़िता पढ़ती थी, जबकि एक अन्य शिक्षक दूसरे सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में टीचर है। पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है और कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षकों पर रेप का आरोप लगाया है। वहीं बाराबंकी जिले में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची की मां का आरोप है कि घर में रहने वाले गांव के 3 व्यक्तियों रिंकू, लवकिश और अमरीश ने मासूम को अगवा किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को मृत समझकर तालाब के पास छोड़कर फरार हो गए। इधर घर से गायब हुई बच्ची की खोजबीन में पहुंचे परिजनों को बच्ची तालाब के पास लहूलुहान हालत में मिली, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मां का कहना है कि आरोपी बच्ची को घर से बहला फुसला कर उठा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने बच्ची के साथ रेप किया। रेप के बाद बच्ची को मृत समझकर एक तालाब के पास मिट्टी में दबा दिया था, लेकिन खोजबीन के बाद बच्ची का पता चल गया। फिर मार गई के मुंदे ना जाने ना या मर गई है। और 3 लोग रहे, रिंकू रहे और लवकुश रहे, अमरीश रहे। हमारी बच्ची पहली पहने रहे, पहली के रे जो उन्हें चक्कर में यहाँ पकड़ ले गए रहे, जबरदस्ती हमारे मुहारे में यहाँ रहा थे। वहीं फिरोजाबाद में दरोगा दिनेश मिश्रा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उनके ही थाना क्षेत्र के पैगू रोड पर हत्या की गई। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की तफ्तीश की जा रही है। देखिए, आज शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना राव में पोस्टेड है, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है। और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टचिंग ब्लैकनिंग भी है। तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। इसमें टीमों का गठन मैंने कर दिया है, जो एसओजी टीम है, इसके अलावा 3 थानों की टीम जो है वो मैंने गठन की है। और इसमें जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ में हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर की भी कार्रवाई। पुलिस यानी जनता की रक्षक, पुलिस की पहरेदार और शांति व्यवस्था की जिम्मेदार ये पुलिस ही है जो अराजक तत्वों, शरारतियों और जुर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए उन्हें कानून के झंडे तले लाने का काम करती है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अहम महकमा। लेकिन अगर ये पुलिस खुद लाचार हो जाए तो क्या ये सारे कार्य संभव हैं? शायद कतई नहीं। लेकिन यूपी के झांसी में तो कुछ ऐसा ही है। सिपरी बाजार थाने के अंतर्गत आने वाली महिसागंज पुलिस चौकी गिरा दी जाती है और अपने ही थाने में पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर याचक बनी खड़ी है। थाना सिपरी के मसीहागंज चौकी की दीवार बगल में हाईवे होटल है अखिलेश साहू के, इन्होंने तोड़ दी थी। इसके संबंध में थाना सिपरी पे एफआईआर पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई ऐसी बात थी जो दीवार तोड़ी गई जानबूझकर या कोई बात? ये मसीहागंज चौकी की जो ज़मीन है उसको लेकर के इनसे कोर्ट में विवाद चल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन इनकी है, इसको लेकर के इनके द्वारा तोड़ी गई है दीवार, जिसकी वजह से एफआईआर पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एफआईआर में जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार ही एफआईआर पंजीकृत की गई।
जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, बच्चियों के साथ लगातार हैवानियत का खेल खेला जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि शासन प्रशासन का खौफ पूरी तरह से इन हैवानों पर से उठ गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो रेप की वारदातों से जहां एक और महिलाओं में खौफ है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को। अगर हम बात करें तो यूपी में कहा जाता है कि कानून व्यवस्था जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। पिछली सरकारों से भी इस बार की जो सरकार है उसमें कानून व्यवस्था जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो महिलाएं खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी। हमने आपको इस रिपोर्ट में जितनी भी घटनाएं बताई वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, तस्वीरें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो झांसी से जो खबर सामने आई जहां पर पुलिस को ही धमकी दी जा रही है। आखिर पुलिस सुरक्षित नहीं है, वर्दी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि हम सुरक्षित हैं या आप सुरक्षित हैं। पुलिस के कई ऐसे चेहरे भी सामने आए हैं जिसमें हमने देखा है कि पुलिस की वजह से जो पीड़ित पक्ष होता है उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो क्या है, आज हम जनहित में इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान। लॉन्चिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोग जुड़ते जाते हैं कहानियों की तरह, रेत भी उड़ती है पानियों की तरह। लोग जुड़ते जाते हैं कहानियों की तरह, रेत भी उड़ती है पानियों की तरह। माँ की तस्वीरें ढेरों थी, दिल का एक पूरा नक्शा बनता था, पर एक तस्वीर ना जाने कहाँ की थी, ढूंढ के भी पता न चलता था। माँ की तस्वीरें ढेरों थी, दिल का एक पूरा नक्शा बनता था, पर एक तस्वीर ना जाने कहाँ की थी, ढूंढ के भी पता न चलता था। ऐसे ही लौट जाऊं सोचे बिना, उस तिलिस्मी जगह को खोजे बिना। ऐसे ही कभी कभी सोचे बिना, दिन की रोशनी भी रात जैसे एहसास खोल देती है। तिलिस्मी जगह को खोजे बिना खुद से कर ले दोस्ती, एक आवाज बोल देती है। और फिर शुरू होता है एक और सफर। रोशनी भी रात जैसे एहसास खोल देती है। चांद, सूरज, चेहरे, हवाएं खुद से कर ले दोस्ती, चौड़ी जाए, एक आवाज बोल देती है। नए दोस्त मन की और बाहर, फिर शुरू होता है एक और सफर। के हाथ चलते हैं चांद। राजस्थान लगे कुछ अपना सा। मीडिया कैंपेन का यहाँ पर उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे मीडिया कैंपेन की। कोई जादू की डगर, रंग, धूप, सपने सब लगते हैं अपने। और हम बात कर रहे थे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर पुलिस ही सुरक्षित नहीं होगी तो महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी, या लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है।
कानून व्यवस्था का हाल जो है वो इस वक्त बदहाल है। यहाँ पर खाकी का खौफ दबंगों में या जो अपराधी हैं उनमें नज़र नहीं आता। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं खाकी कभी कभी पीड़ित पक्ष को ही परेशान करने लग जाती है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम इसी पर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। रजी, अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी की जो घटना है उस पर फिलहाल क्या अपडेट है? रेप की वारदात, जो कि घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और उस बालिका की यहाँ पे जिला अस्पताल जब लाया गया तो काफी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद यहाँ से केजीएम और बाराबंकी लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहाँ पर उसका अभी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि हेलो जी, अपनी बात को पूरा करिए। रजी सिद्दीकी जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि बदमाश पुलिस कर्मियों की ही जान ले रहे हैं। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं ये पोल खोलती तस्वीरें हैं कि आखिर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर यूपी में काम कर रहा है, किस तरीके से पुलिस को खुद सुरक्षा की ज़रूरत पड़ रही है। यूपी में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता में काफ़ी खौफ भी है। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। चाहे कितना भी बोला जाए कि महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाई गई है, हालांकि इन सभी का अगर हम बात करें तो ये सिर्फ खाना पूर्ति है। धरातल पर इसमें कोई काम नहीं होता है, लोगों को मदद नहीं मिल पाती है। चंद पुलिसकर्मियों को छोड़ें तो बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपना काम ईमानदारी से काम नहीं करते। कन्नौज से हमारे संवाददाता अभय कटियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अगर हम कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जो घटना है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो दिनेश मिश्रा जो मृतक हैं, जो शहीद हुए हैं दरोगा, वो कन्नौज के ही मूल निवासी थे और ये अपने परिवार के साथ आगरा में रहते थे। फिरोजाबाद का औराव थाना है, ये वहाँ पे पोस्टेड थे। इसका 6 महीने पहले ही प्रमोशन हुआ था, जो कि दरोगा हुए थे। और ये चंद्रपुरा गांव पड़ता है थाना क्षेत्र में। ये वहाँ पर विवेचना करने गए थे, दहेज संबंधित विवेचना करने गए थे, जहाँ पर अज्ञात बदमाशों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और आपको बता दें कि इनका सब इनके पैतृक गांव सकतपुर आ चुका है और तमाम जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक और जो क्षेत्रीय पुलिस है वो सब वहाँ मौजूद थे और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनकी अंतिम विदाई भी कर दी गई है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए जिस तरीके से इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं देखिए शर्मनाक है, क्योंकि जनता जो है वो निर्भर होती है पुलिस पर। अगर हम बात करें खाकी ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो आम जनमानस खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये घटना हुई है इससे पुलिस के भी जो हौसले जो बुलंद रहते थे वो भी आज कुछ सहमे हुए हैं कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है बदमाशों से तो आम जनता को कैसे सुरक्षा मिल पाएगी। और आम लोगों का कहना भी है कि जब पुलिस की ऐसे दिन दहाड़े हत्या कर दी जाएगी तो आम लोगों को सुरक्षा कैसे दी जाएगी। बिल्कुल, अब इस पर प्रशासन का कोई रिएक्शन आया है? जी बिल्कुल, प्रशासन का कहना है जो भी पुलिस कर्मी है, जो भी जाते हैं उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए और कहीं भी दबिश पे जाते हैं तो भारी मात्रा में फोर्स के साथ भेजा जाए। ठीक है, रजी सिद्दीकी भी हमारे साथ बाराबंकी से संवाददाता जुड़े हुए हैं। रजी, अपनी बात को पूरा करिए, आप अनम्यूट कीजिएगा। कि जो पीड़िता थी उसका लखनऊ में इलाज चल रहा है और उसका ऑपरेशन हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट में एक ऑपरेशन हो चुका है और दूसरा भी ऑपरेशन होना है। उसकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि पीड़िता ने जो बच्ची है उसने खुद बताया कि मुझे शराब पिलाई गई और शराब पिलाने के बाद प्राइवेट पार्ट में गन्ना
जो होता है उसको डाल दिया गया। पीड़िता के बयान पर भी पुलिस की कार्रवाई लचर लग रही है, क्योंकि घर वालों का आरोप है कि 3 लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी 2 जो नामजद किए गए थे उनको पुलिस ने छोड़ दिया है। अभी क्या वजह है, इसकी वजह अभी कुछ खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि जो लड़की है, बच्ची मासूम, उसका लखनऊ में इस समय इलाज चल रहा है और हालत बहुत ही गंभीर है। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो बहुत ही निंदनीय घटना है और ये इस तरह की घटनाएं अक्सर हो रही है। पुलिस कुछ सख्त कदम नहीं उठा रही है और पुलिस का जो लचर रवैया है वो सामने आ रहा है। अगर दोषी को कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके चलते दोषी बच जाते हैं, कुछ कहीं पोस्ट लगा के, कहीं रुपए लगा के, अगर दोषी इस तरह से अपना नाम निकलवा लेते हैं, तो ये बहुत ही दुखद घटना है और सोचने का विषय है। बिल्कुल रजीज सिद्दीकी, अगर हम बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर अपराध का क्या ग्राफ है, क्या बढ़ोतरी हुई है अपराधों में, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर भी? जी, जिस तरह से इस तरह की घटना बाराबंकी में देखी जा रही है, तो अपराध का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और काफी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें पुलिस सिर्फ लेना ही जानती है। आपको बता दें कि अभी हाल में ही एक बाराबंकी में बड़े चौकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दरोगा और पुलिस खुद लेन देन की बात कर रहे थे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उसके बाद यहाँ के जो कप्तान हैं उन्होंने पूरी चौकी को सस्पेंड किया। इसलिए एक मामला नहीं है, अनेक मामले इस तरह के हैं जहाँ पर पुलिस एकदम खुल के रुपए की बात करती है। पीड़ित को अगर बचाना हो तो आप पैसे देंगे, और पुलिस के पास एक एप्लीकेशन चली जाती है तो सिर्फ उन लोगों को कमाई का जरिया बन जाता है। अभी एक साहब ने मुझसे हाल ही में बताया कि एक चौकी में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, कुछ लोग बैठे थे, सुलह करा दिया। उसके बाद जब सुलह कराने वहां पहुंचे तो चौकी इंचार्ज साहब ने उन लोगों से 50,000 रुपए की डिमांड की। तो इस तरह के मामले बाराबंकी में नजर आ रहे हैं, जिस पर कप्तान साहब कुछ गौर नहीं कर रहे हैं। और इतना ढीला मामला बाराबंकी पुलिस का है कि आपको बता दें कि अगर कोई एप्लीकेशन है या किसी ने दहेज पीड़िता का भी अगर रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो उसका जांच कराना नहीं संभव समझते। जो आईओ होता है वो खुद पीड़ित से कहता है, अगर वो साक्ष्य देता भी है तो आईओ कहता है कि आप इतने पैसे दीजिए तो आपका कुछ ना कुछ हम एक नाम निकाल देंगे या इसमें कुछ नामों को कमी की जा सकती है। तो इस तरह का जो पुलिस वालों का रवैया देखने को सामने मिल रहा है। जी ठीक है, अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? अगर हम बात करें तो यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत बेहतर हो गया है, पिछली सरकारों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ तो खाकी सुरक्षित नहीं है। अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, अभी दोबारा बताइएगा, एक्चुअली कॉल आ गया था। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर आज हम बात कर रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं आप यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को? याशी जी, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर डबल इंजन की सरकार ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मजाक बनाकर रख दिया है। लोग माहौल बना रहे हैं बुरी तरह से, ये कहते हैं अपराधियों को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अपराध किस प्रकार बढ़ता चला जा रहा है इसका बिल्कुल भी अंदाजा इन लोगों को नहीं है। जो घटना अभी घटी है, ये घटना कोई आम घटना नहीं है। 15 महीने से ज्यादा हो गए आगरा में एक बेटी को लापता हुए, उसका प्रेमी उसको ले उड़ा, नाबालिग बालिका को, लेकिन और तहकीकात करने वाले लोग हाशिए पर, उनके साथ सौदेबाजी हो चुकी। पुलिस बराबर उनको ज्ञान दे रही है, घुमा रही है, हजारों रुपए उनके खर्च करा चुकी तफ्तीश के नाम पर। इसी प्रकार अभी आप देख लीजिए, फिरोजाबाद में एक दरोगा की हत्या हो गई, उन्नाव में एक पुलिस वाले ने आत्महत्या की। कई इस तरह की घटनाएं घट गई वर्तमान में, और पिछली कितनी घटनाएं घटी हैं। और जो जघन्य हत्या जो हुई है, बेटी के साथ जो घटना घटी है ना, तो ये इतनी आसान व्यवस्था नहीं है। सरकार फेल हो चुकी है, भय का वातावरण केवल व्याप्त करना चाहती है। रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही है, हत्या बलात्कार हो रहे हैं,
लेकिन पुलिस प्रशासन बौना साबित हो रहा है और स्थिति इतनी बन गई है भयावह उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य प्रदेशों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नाकाम है। आप देख लीजिए मणिपुर का मामला, महिलाओं के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ। हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में क्या हाल हुआ। तो इस प्रकार और पहलवान बेटियों के साथ जो घटा वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, जिनको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये व्यवस्था संभालने में फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस निकम्मी और नाकारा हो गई है, निरंकुश हो चुकी है। अपराधी बेखौफ है, अपराधी अपराध कर रहे हैं निरंतर, पुलिस से साठगांठ बनी हुई है। और जहां तक पुलिस वालों का हिसाब है, कुछ अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, कुछ नेताओं के संरक्षण में अपराधी पड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चल रहा है, ये सरकार पूरी तरह फेल है और निस्संदेह ये सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, केवल एक दो अपराधियों पर कंट्रोल करने से, माफिया पर कंट्रोल करने से ये सरकार ये नहीं साबित कर सकती कि पूरे प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था कायम है। क्योंकि आए दिन अखबारों में देख लीजिए, आए दिन चैनलों पर देख लीजिए, लोगों के जगह जगह सूचनाएं मिलती हैं किस प्रकार अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे कोई किसी से छिपा हुआ नहीं। और धन्यवाद देता हूं की न्यूज चैनल को जो इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को निरंतर उठाते हैं और आपके स्थानीय पत्रकार बड़ी बेखौफ होकर, निडर होकर इस तरह से उन समाचारों को प्रकाशित कराते हैं और व्यूज तैयार कराते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है अनर जी, मैं वापस आऊंगी। रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। अजय हैं गुरुग्राम से, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। अजय अपनी बात रख सकते हैं आप। ये कह रहा हूँ जी, योगी जी की सरकार है और योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, एक एक को आदमी को देख रहे हैं और एकदम एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं एक्शन नहीं लेते। और अनिल शर्मा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में जो बेटी के साथ बलात्कार होकर के उसको जिंदा जला दिया गया, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे अनिल शर्मा जी जरा? और ये राजस्थान में कितने केस हो रहे हैं ऐसे, बोलेंगे अनिल शर्मा जी इस बारे में? अभी जलाई है जो है लड़की बलात्कार करने के बाद में, जरा बुलवाइए जरा अनिल शर्मा जी पे। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, पिछले 2 सालों की अगर हिस्ट्री में जाएं तो हमारे पीएम साहब, गृह मंत्री और सीएम साहब इतना बड़ा दावा किया है यूपी के लिए, जो दावे फेल हो गए। उन्होंने इतने एडवर्टाइजमेंट किए और लड़कियों को दिखाया कि वो बोलती है रात में 12 बजे तक हम जा सकते हैं। मैम, यही आंटी जो होती है वो आंटी ने बर्बाद कर दिया इस देश को, ये यूपी को। और देखिए, अपराधी को मार रहा है, वो भी पुलिस के सामने मार रहा है। हाई कोर्ट में गोलियां चल रही है, वो लेडीज जो है वो वकील के ऊपर में गोली चला रही है। आप सोचिए, ये क्या दुनिया को दिखाई नहीं देता है? जो हमारे पीएम साहब या सीएम साहब या गृह मंत्री आके भाषण देते हैं, बोलते हैं दूरबीन से देखने से अपराध यूपी में नहीं है। कितनी शर्म की चीज है। लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब जब उनकी पोल खुलेगी? कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जड़ को ठीक नहीं किया, उन्होंने पेड़ को ऊपर से काटने की चेष्टा की और दिखाया। अब देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यूपी मॉडल लाएंगे हरियाणा को। हरियाणा यूपी मॉडल लाते लाते हरियाणा खुद बर्बाद हो रहा है। वहाँ पे बुलडोजर ले आए वो, और वहाँ पे अभी इतना बड़ा दंगा हुआ। ये सब यूपी की देन है जो हरियाणा में, और हरियाणा अभी भी नहीं मान रहा है। और फिर देखिए, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं योगी सरकार फ्रांस में ठीक कर देगी दंगे अपराध को, अत्याचार। क्या कहना मैम, कितना कहेंगे? आपका चैनल दिखाता तो है, दूसरे चैनल तो बढ़ाई करते नहीं सकते हैं। जैसे उन्होंने बढ़ाई करने का ठेका ले लिया है या गवर्नमेंट का प्रेशर है उनके ऊपर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश और उस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ जनहित पे आज हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और हमारे साथ एक दर्शक है सर्वेश यादव जो कि प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश, अपनी बात रख सकते हैं आप। ये जो आज यूपी में कह रहे हैं योगी जी की यहाँ बहुत अच्छा कानून बढ़िया है, यहाँ देखिए न पुलिस सुरक्षित है, न बहन बेटी सुरक्षित है। हाँ, और सफाई देते हैं कि यूपी में बढ़िया, मतलब अच्छा वो है। हाँ, अपराध दुनिया भर का बढ़ रहा है। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो।
रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर? देखिए, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार को बने करीब 7 साल होने जा रहे हैं, परिवर्तन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाएं दिन पर दिन हो रही हैं, रेप कांड हो रहे हैं। आप हाथरस से शुरू करिए और उसको देखते जाइए, कुलदीप सेंगर के कांड से लेके जब तक अब तक जब भी कभी किसी कोर्ट ने या राजनीतिक दलों ने कोई काम किया, कोई विरोध किया, तब उनके ऊपर FIR होता है। ये लोग अपने लोगों को बचाते और इससे बदमाशों का मन बढ़ता, क्रिमिनलों का मन इससे बढ़ जाए। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इतनी शर्मसार घटना मणिपुर में हुई, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे और अपराधियों का मन बढ़ेगा। और ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की बात, और इससे लोगों का मन बढ़ेगा। और ये सरकार वोट की राजनीति में लगी हुई है। इसको जनहित के मुद्दे से, कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की घटनाएं तो अब होती जा रही हैं, लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपने तो दिखा दिया, आपने तो इस पे एक डिबेट कर लिया। ये मीडिया के लोग तमाम घटनाओं की, इतनी घटनाएं हुई हैं जो पर्दे में ही नहीं है, जो लोगों को जानकारी में नहीं है। इस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और अब फिर वही दिन आ गया कि जो लोग कहते थे कि कानून का राज नहीं है, तो ये कौन सा कानून का राज है? ये फिर सड़कों पे निकलना, महिलाओं का चलना, बच्चियों का पढ़ने जाना, स्कूल जाना सब दुर्भर होता जा रहा है। इस सरकार को तुरंत इस पर या तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए या तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए कि मेरे मान का नहीं है ये सरकार चला। केवल ड्रामा, केवल मंदिर मस्जिद, वोट की राजनीति, केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से 2024 में कैसे चुनाव जीत जाएं, उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो ये करेंगे। आप इससे बड़ी बात है कि 2 डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने एक सवाल नहीं पूछा कि आप कह रहे हो कि ऐसे दो वीडियो जो वायरल हुए, वो 150 वीडियो वायरल हो गए, मुख्यमंत्री कहता है। आपने उससे नहीं पूछा कि तू अभी तक कर क्या रहा है? मैं एक बात जानता हूं कि किसी क्षेत्र में कोई घटना होता तो थाना जिम्मेदार होता। अभी तक किस थाने को टर्मिनेट किया गया, सस्पेंड किया गया, किस पुलिस के अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई? जब एक प्रदेश में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इससे बदमाशों का मन बढ़ेगा और ये हर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होंगी। और उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरह के जब विधायक और इस तरह के लोग रेप कांड में फंस गए हैं, रेप करेंगे, विधायक करेंगे, ये लोग करेंगे, फिर उसमें क्या कहना? और कुलदीप सेंगर कब जेल गए? जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब विरोधी दलों ने हल्ला किया। ये तो सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए ना कि इनको तुरंत बंद करे। अगर सख्त कानून की कारण, देखिए शासन लुच्च पुंज तरीके से नहीं चलता है, शासन धौस से चलता है। इनका कोई वो नहीं जम पा रहा अधिकारियों पर, ये क्या कर पा रहे हैं ये मेरे समझ नहीं आता। इसलिए सरकार से मतलब यह है कि मेरी तरफ से ये सरकार एकदम फेल। ठीक है, ये सरकार का फेल्योर है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं और मैं यहाँ पर रुक करना हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उमेश जान है मेरठ से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। यहाँ पर जनता में और अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का डर नहीं है और बिना पैसे के लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। और यहाँ पर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, किसी लेटर का जवाब नहीं दिया जाता है, आदमी धक्के खाकर चुपचाप बैठ जाता है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन और पुलिस पर, जिसकी वजह से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। गरीब आदमी परेशान है। और उमेश जान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता झांसी से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, झांसी की बात करें तो झांसी की जो घटना है उस पर क्या कुछ अपडेट है अभी?
कुलदीप, आवाज आ रही है आपको? कुलदीप से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। गिरीश शुक्ला जी एक दर्शक हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। आज हमारे प्रदेश की हो या देश की हो, सामाजिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। भोजन व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आडंबर जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो सारा समय इंसान का आडंबरों पर लगा हुआ है, जनता को देखने वाले कोई है नहीं। तो आडंबर में और वसूली में या जो भी उनके काम है, अपने कामों में सब लगे हुए हैं और झूठी संभावनाएं देते हैं इंसान को और ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं नागरिकों में। हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि अपनी सुरक्षा वो स्वयं करें, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। अगर स्कूल जाते हैं तो उनके साथ जाएं, चाहे दिन भर खपाना पड़े, और जैसे भी उनकी रक्षा कर सकते हैं करें। आप कानून व्यवस्था या सरकार के झूठे वादों के सहारे न रहें। अगर आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो आपके साथ इसी प्रकार के हादसे होंगे। आप परेशान होते, कई परिवार परेशान होते हैं। और भोजन व्यवस्था, अच्छा आजकल कोई बाबा भी नहीं दिखाई देता कि पर्ची निकाल दे आकर के, या ना कोई महात्मा दिखाई देता कि मंत्र जाप कर दे और ठीक हो जाए। क्योंकि 70-80 सालों तक इस देश में मनुष्य देह में कृष्ण ने विचरण किया और सारी समस्याएं कंट्रोल की और उसको सुधारा समय समय पर। लेकिन आज कोई है नहीं, ना कोई आज इतना शक्तिशाली व्यक्ति इस देश में है जो समस्याओं को हल कर सके। तो झूठे चक्करों में मत पड़िए, रंगे सियारों के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी रक्षा स्वयं करिए, तब आपकी रक्षा होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है और जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो देखिए बहुत सारी बातें कही जाती है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत व्यवस्थित हो गया है। पुरानी जो सरकारें हैं उनके टाइम पे इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। अनिल जी आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर आज से प्रीवियस में जितनी भी सरकारें रहीं उन सब से बेहतर हो चुका है अभी पिछली सरकार में और इस सरकार में। बड़ा हास्यास्पद लगता है यासी जी। क्यों लगता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों लगता है। पहले भी अपराध होते थे, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों में अपराध नहीं होते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं अंकुश होता था और पुलिस प्रशासन का खौफ भी अपराधी खाते थे। आज पुलिस प्रशासन निरंकुश है, अपराधी बेखौफ है, ऐसी व्यवस्था बन गई है। आप देखिए देश में बेटियों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। उन्नाव कांड, दतिया कांड, हाथरस कांड, 46% महिला, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का रिकॉर्ड है कि 46% महिलाओं पर मामले पड़े हैं। बिकरू कांड को कोई भूला नहीं, जिसमें पुलिस वालों को घेरकर 8 पुलिस वालों को मार दिया गया, जवानों को शहीद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम तो यही है ना अनिल जी, देखिए किसी भी राज्य की बात अगर हम कर ले, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है, महिलाओं के साथ जो बर्बरता की जाती है, जिस तरीके के अपराध किए जाते हैं, वो मुझे लगता है कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम डिबेट करने बैठते हैं, अगर यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं और आप उनसे कहते हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बताइए, तो वो आपसे कहते हैं कि राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बताइए या छत्तीसगढ़ का बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है ना कि हमें अपने अपने राज्य को देखना चाहिए और उस पर लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें। जी 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 यासी जी, देखिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जिस प्रदेश में हम रहते हैं सबसे पहले वहां की चिंता करना आवश्यक है। कोई भी अगर आपके आस पड़ोस में कहीं आग लगे तो सबसे पहले आप अपने घर की आग बुझाने को सबसे पहले प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के अलावा तमाम कांड, इलाहाबाद में सामूहिक हत्याओं का कांड, सोनभद्र में 11 आतंकवादियों का, आगरा में एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या कर देना, उन्नाव में दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म, लखीमपुर खीरी में, है ना, और इसके अलावा 13 शाहजहांपुर में 13 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला, आगरा में शमशाबाद के लहरा गांव में टीचरों के द्वारा यौन शोषण का मामला। तो इस तरह के मामले जब बढ़ते चले जाएंगे तो निस्संदेह है कि बेटियां घरों से निकलने में कतराएं। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये केवल जिनको अपराधी बताती है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं,
मुख्तार अंसारी जी का मामला जो है, मुख्तार अंसारी जो अपराधी सरकार ने घोषित किया आज जेल में है, उनके बेटे अब्बास अंसारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोद में बिठा लिया। जिनको भ्रष्टाचारी बताती है उनको अपनी गोद में बिठा लेती है। तो ये जिनको मुसलमानों को आतंकवादी बता रही है, उन मुसलमानों को ये अपनी गोद में बिठा रही है। कभी पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर, कभी उस किसी नाम पर। हरियाणा में मामला हुआ तो हिंदू मुस्लिम की बात आ गई। मणिपुर में मामला आया तो अलग ठीकरा फोड़ने लगे, वहां जिम्मेदारी से बचने लगे। उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं घट रही हैं। गोरखपुर के अंदर घटनाएं घटी, 14 वर्षीय बच्ची को उठा लिया गया। तो ये सारी घटना इस प्रकार की हो रही है। देखिए, आप ये कहते हैं गुजरात मॉडल, गुजरात के अंदर अकेले 4 साल के अंदर 42,000 महिलाएं लापता हैं, उनका आज तक कोई अता पता नहीं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन के सरकार के नाम पर केवल सत्ता की हनक दिखाना चाहती है, बाकी कुछ नहीं है। ये सत्ता फेल हो चुकी है। महिलाएं सुरक्षित नहीं, पुरुष सुरक्षित नहीं, चाहे जिसको, और यहां तक कि पुलिस सुरक्षित नहीं। आप देख लीजिए, औरैया, जालौन वगैरह इस टाइप के जो कांड हुए हैं जहां पुलिस वालों को मारा गया, सांसद खुद धमकी देते हैं। कई एक वीडियो वायरल हुआ एक दरोगा का, जिसमें वो माँ बहन की गालियां, बड़ी अभद्र भाषा में गालियां बक रहे हैं, है ना। तो ये सब कहाँ तक न्याय संगत है? कम से कम एक मर्यादा का ध्यान रखा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर आरएलडी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, देखिए, कहा जाता है कि महिला हेल्पलाइन बना दी गई है, महिला हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर महिलाएं जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये हाल है कि आज हमें चर्चा करनी पड़ रही है इस पर। देखिए, जब नीति ठीक होती है और नियत ठीक होती है और नेता ठीक होता है, तो सारे हेल्पलाइन और सारी चीजें, सब चीजें काम करती हैं। जब आपकी नीति और आपकी नियत में खोट है तो फिर आप हेल्पलाइन बना लें, कुछ भी बना लें। जब पुलिस ही नहीं सुरक्षित है तो फिर सुरक्षा किसको? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने तो आप बताया सर, ये सारी चीजें हैं। आपने वहां पे आप ध्यान देते हैं जहां चुनाव होना। जैसे अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ तो केरल फाइल फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। कि आप केरल फाइल देखिए, उसमें दिखाया गया कितनी लड़कियों को कहां कर दिया गया। ये दवायर की खबर है जो भी हमारे प्रवक्ता ने बताया, 43,000 महिलाएं जो पुलिस रिकॉर्ड में है गुजरात में, जो पुलिस रिकॉर्ड में जिसका FIR है, दवायर की खबर है। आपने उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई भैया, मैं पूछना चाहता हूं। केरल फाइल तो आप बना के, और प्रधानमंत्री पब्लिक से भाषण में प्रमोट कर रहा है कि आप फिल्म देखिए, केरल फाइल फिल्म देखिए। और गुजरात फाइल क्यों नहीं बनती, जहां से 43,000 महिलाओं का लापता है, वो कहां गई? आतंकवादी ले गए, कौन ले गए, कहां गई, ये पता नहीं है। जिसका FIR है पुलिस रिकॉर्ड, केरल में तो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, उसको तो फिल्म का डायरेक्टर नहीं साबित कर पाया कि मैं ये खबर कहां से लाई। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक रहेगी तो आप कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। आपको जब सुप्रीम कोर्ट से दबाव पड़ेगा, हाई कोर्ट से दबाव पड़ेगा, तब आप याद करेंगे, तब आप लोगों को पकड़ेंगे, तब बंद करेंगे। वो चाहे डिग्रू कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे जितनी तरह के भी कांड। आप अपने लोगों को बचाने के लिए एक सीमा तक आप तत्काल कार्रवाई करते तो ये क्राइम जो है वो कम होता। वो जानते हैं कि हमको बचाने के लिए मेरी सरकार, अगर हम उधर से अपडेटेड है तो हर हथकंडे अपनाएगी। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण चिन्मयानंद जी हैं, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण जो है कुलदीप सेंगर हैं। ये तब गए जेल जब एकदम से इंतहा हो गई विपक्ष के धरने की और कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया। तो मेरा सरकार से एक सुझाव भी है कि भाई आप अगर प्रदेश चलाना चाहते हैं तो एक क्राइम में तत्काल कार्रवाई करिए और मीडिया को खुद ही तो करिए, कुछ दिखाए। बहुत सारी घटनाएं तो गोरखपुर को आप देख लीजिए, लड़की के साथ जो हुआ, एक व्यापारी को मार डाला गया होटल के कमरे में, जिसको पुलिस ने ही मार दिया। गोरखपुर की घटना है। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की घटनाओं की पूरी फेरिस्ट लिस्ट है। तो आप सरकार से मेरा ये भी है, अनुरोध भी है कि भैया आप इसमें तत्काल रोक लगाएं। ये निकम्मापन साबित हो रहा है, ये सरकार फेल है, क्राइम में फेल। अभी तक तो महंगाई और सब चल रहा था, एक क्राइम में तो जरूर ज्यादा फेल हो गई सरकार। और इससे अगर क्या कह रहे हैं, मणिपुर में अगर कार्रवाई नहीं हुई
इससे बदमाशों का हौसला बुलंद होगा, बहुत ज्यादा बुलंद होगा। ये मनबड़ लोग और कांड करेंगे। इस पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी मौन है। अरे जो सरकार अपना काम नहीं इनके प्रदेश की कर पा रही है, वह राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्यों नहीं सरकार हटाते आप? तो ये दर्शाता है कि जानबूझ के ये सब वोट की राजनीति हो रही है और कुछ जाति विशेष और जाति धर्म संघर्ष के लिए ये सब किया जा रहा है। कुछ जाति के लोगों का होगा तो कुछ जाति के लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि है तो मैत्री है, तो हिंदू है, तो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, इनकी बात करके वोट की राजनीति सेट की जा रही है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए बहुत ही भयावह है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। अभय कटियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अगर हम कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके का है, साथ ही साथ यहाँ पर अपराध का कितना ग्राफ है? क्या पहले से ये ग्राफ बढ़ गया है या कम हुआ है? अनम्यूट कीजिएगा। मैडम, मुझे एक चैनल पे जाना, मैं आउट आपको। हेलो। यश जी, आपको बता दें कि कन्नौज में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, जो भी अधिकारी अच्छा काम करना चाहता है उन पर नेताओं का दबाव रहता है। जल्द ही की बात ले लीजिए, जो पूर्व में आईपीएस कन्नौज रहे थे, उन्होंने कन्नौज सांसद पर एक मुकदमा लिखा था, जो पुलिस के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और वो मुकदमा लिखने के 1.5 महीने बाद उनका ट्रांसफर शासन द्वारा कर दिया गया। जो अच्छा कार्य करते हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाता है। और कुछ दिन दरोगा को गाली देते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ था, उससे भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं दिया। बस यही है कि सत्ता का दबाव रहता है, नेताओं का दबाव रहता है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं है। रज़ी सिद्दीकी जी, बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है? साथ ही साथ क्या आपने यहाँ पर कभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है? पुलिस को लेकर कितना ज्यादा यहाँ पर लोग भरोसा कर पाते हैं, कितना विश्वास कर पाते हैं? यशी जी, आपको बता दें कि अगर बाराबंकी के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर इससे पहले पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स जी थे। उन्होंने जो कमान संभाली थी, उससे पुलिस वाले खुद डरते थे, क्योंकि उनका एक्शन मोड होता था। कभी भी कोई गलती करता था उसके खिलाफ मुकदमा तत्काल लिखते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर पुलिस वाला, जब से अनुराग वत्स का ट्रांसफर हुआ है, हर पुलिस वाला एकदम आजाद हो गया है। वो अपनी मनमानी कर रहा है। अगर आपने कहा कि लोगों से बात की जाए तो लोगों के बीच मैं रहता हूँ, लोगों से बातचीत भी की है, लोगों की पीड़ा भी सुनी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस से लोग डरते हैं, उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। वो पैसा दे देना बेहतर समझते हैं। अगर बात करें तो किसी कारखाने की बात करें तो पुलिस वाले उनको लाइसेंस के नाम पर उठा लाते हैं, फिर उससे बात करते हैं कि आपका लाइसेंस है, आप क्यों ये फैक्ट्री चला रहे हैं, आप क्यों ये मिठाई बना रहे हैं, क्यों रेवड़ी बना रहे हैं। अगर वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना होता है। आज के दौर में बहुत ही लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो वो जो पुलिस कहती है कि हफ्ता बांधो, तो उस तरह का हफ्ता आज के दौर में यहाँ पर चल रहा है। और लोग पैसा दे रहे हैं क्योंकि उनको अपना कारोबार करना है, किसी तरीके से जीवन यापन करना है। बाराबंकी की बात करें तो पुलिस एकदम खुलकर आज के डेट में यहाँ पर पैसे धन उगाही का काम कर रही है। अगर कोई एप्लीकेशन जाती है, उसमें पैसा लेना, सुलह होता है उसमें पैसा लेना, दहेज पीड़ित आ गए, अगर एक कंप्लेन करती है तो उसके पास चले जाना, उससे पैसा लेना कि आपका जो परिवार में नाम है, आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है, आप इतना पैसा दीजिए तो हम आपको सहूलियत देंगे, आपके घर का नाम हटा देंगे। तो इस तरह का यहाँ बाराबंकी में काम चल रहा है। जी यशवी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, झांसी की बात करें तो यहाँ पर जो घटना है उसको लेकर फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, यहाँ पर केस दर्ज कर लिया गया था, मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच का स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि इसमें नाम ये आया था कि दबंगों ने चौकी की दीवार को ब्रेक कर दिया। इन सारी बातों को लेके पुलिस काफी गंभीर है और पुलिस को ये बात कहीं से
एहसास इस बात का उनको हो गया है कि यदि पुलिस की चौकी सख्त होगी तो आम आदमी के पास क्या उपाय है। जी। अगर हम कुलदीप बात करें तो देखिए, इस तरीके की घटनाएं अगर होंगी तो आम आदमी को कैसे पुलिस पर विश्वास हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। झांसी में कितना लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, कितना अपराध का ग्राफ है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ पर झांसी जिले में 26 थाने हैं, 2 एसपी सिटी। अनम्यूट कीजिएगा कुलदीप। कुलदीप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कुलदीप जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। कुलदीप जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल शर्मा जी, देखिए कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि पीड़ित पक्ष को ज्यादा परेशान किया जाता है जब भी वो मुकदमा लिखवाने जाते हैं या केस करने जाते हैं, और इस तरीके की प्रशासन की बहुत सारी कंप्लेंट्स आए दिन देखने को मिलती हैं जिसमें ये निकल कर सामने आता है कि इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर पीड़ित पक्ष को परेशान किया जा रहा है, या जैसे कि अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे धन उगाही की जा रही है, हफ्ता वसूला जा रहा है। क्या ये काम है पुलिस का? ये काम तो पुलिस का बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे जी एक छोटी सी अगर मोबाइल खोजा, उसकी एफआईआर भी आपको करानी है तो बड़ी मुश्किल में एफआईआर होगी। 100, 200, 500 रुपए मुंशी दरोगा कोई ना कोई बड़े आराम से ले लेता है। किसी के एफआईआर कराने तो वहां सौदेबाजी होती है। परेशान किया था किसी न किसी दलाल टाइप के लोग ने, जो छुटवैये नेता होते हैं वहां सक्रिय होते हैं, या किसी एनजीओ वगैरह से जुड़े होते हैं वो लोग वहां सक्रिय होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में मजबूर होकर जब व्यक्ति प्रताड़ित होता है कहीं, तो मजबूरन जब उसे एफआईआर लॉन्च करानी होती तो लेन देन करता है। और ऐसी स्थिति में इन पुलिस वालों के हौसले वहां बढ़ जाते हैं। और एक जनरल बात देख लीजिए, अगर छोटा सा सम्मान लेकर भी जाती है पुलिस तो वहां सम्मान ना कहकर वहां सीधा आवाज लगाता है वो मुंसिफ कि भाई आपका वारंट आया है। और पुलिस की वर्दी देखकर ही आप खौफजदा हो जाते हैं। और जब वो व्यक्ति ये कहता है कि कहाँ है, निकालिए बाहर, वारंट आया उसका, है ना, और बदतमीजी भरी भाषा का जब इस्तेमाल करता है तो वो पूछते हैं भाई क्या मामला है। वो सामने आते तो सड़ गए तो बोले सारे घसीटते वो ले जाएंगे। उस तरह की यानी कौन कैसी कैसी बातें करते हैं। और कई बार ऐसे वाक्य हमारे साथ भी गुजरे, है ना। तो राजनीतिक मुकदमे कभी कभी हो जाते हैं, तो हमारे ना होने पर जैसे हमारे छोटे भाई के पास आए, बोले कहाँ है, निकालो, सब नेतागिरी निकाल देंगे और घसीटते वो ले जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा। इत्तेफाकन हमारा आना हो जाता। हम पूछते हैं भैया क्या बात है, कैसे आना हुआ? बोले उन नेता को बुलाओ, उसको सीधा करेंगे जरा। मैंने क्या लाए हो, है ना। तो ये होता है, मेरे साथ हुआ है सर। मैंने क्या लाए हो, मैं प्रेम पत्र लाए हो। लेकिन ये व्यवस्था होती है। जब उसको हड़काया मैंने, हम ही प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, बताइए क्या है। अरे रे सर 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 सर, वो समझता है जैसे कि छोटे से व्यक्ति को। मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का, क्या समझ रहे हैं आप? मैं किसने भेजा आपको? मैंने इंस्पेक्टर से बात करें, मैं तुम्हारे एसएसपी कप्तान से बात करते हैं, कमिश्नरी तो हमारे आगरा में वो है, मैंने कप्तान से आपसे बात करते हैं, है ना। तब उसको लगता है कि हाँ किसी नेता के पास आए। जब उसे लगता है किसी ओहदेदार व्यक्ति के साथ सामने है तो फिर वो उस लहजे से बात करता। नहीं तो जनरल व्यक्ति के साथ क्या है, वो हड़काने वाली व्यवस्था होती है, वहां से कुछ लेन देन की व्यवस्था बन जाए। बोले साहब ऐसा मत करो बाबूजी, क्योंकि अमूमन पुलिस से आदमी कतराता है कि यह नहीं चाहता कि उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका बहू या उसका परिवार का कोई व्यक्ति जेल चला जाए। अब जनरली होता है तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है, बाबूजी जैसा हो कैसी तरह से बचा लो उसे, तो वो सीधी सौदे करता है। तो ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, क्या मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के सभी जगह जहां तक पुलिस का, जहां भी अगर थोड़ा सा अंकुश नहीं है, वो पुलिस इस तरह का काम करती है। और इसके लिए दोषी केवल अकेली पुलिस नहीं, हम लोग भी दोषी हैं, जो कि जब हम लेन देन करते हैं किसी में तो सामने वाले का हौसला बढ़ता है। बोले चुपचाप, क्योंकि ये कहते हैं ना, ऊपर की कमाई चुपचाप नीचे टेबल से दी जाती है, चुपचाप एक कोने में लेके लेन देन कर दिया, उसका किसी को दिखावा नहीं होता, ना कोई रिकॉर्ड बनता। लेकिन अब पुलिस भी कतराती है इससे, क्योंकि आजकल बहुत आसान हो गया है वीडियो रिकॉर्डिंग होना और वायरल होना। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर जगह, लेकिन पुलिस की ये व्यवस्था है। पुलिस हर तरह से हड़काते हुए चलती है, और वो कंडीशन ये होती है जो बेचारा परेशान है। एक वाक्य आया कि जिसके घर में जो परेशान था उसी के परिवार को पीटना स्टार्ट कर दिया पुलिस ने। बोले साले तुम पे केस लगा देंगे, और बदतमीजी भरी गालियां और देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और आज की पुलिस
तो किस काम पर लगी है याशी जी, मैं बता दूं। चलिए ठीक है पर जो अनिल पुलिस जी, में मैं लगी- वापस आती हूँ। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जनहित पे यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो देखिए, बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत व्यवस्थित हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से हमने झांसी की घटना देखी जहां पर पुलिसकर्मी ही सेफ नहीं है, चाहे वो कन्नौज की खबर हो जहां पर पुलिसकर्मी सेफ नहीं है, या फिर अन्य जो जिलों से खबरें आई जहां पर महिलाओं के साथ अभी भी रेप हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, या पुलिस करती भी है तो पीड़ित पक्ष को परेशान करती है, तो ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? इस पर मैं आपकी राय चाहूंगी। देखिए, हम लोग का यह मानना है कि जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें थी उस समय यह स्थिति नहीं थी जो आज योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति के रूप में जो सरकार को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से समझ लिया जाए कि बिल्कुल ही कुछ ही लोगों पे चुनिंदा कुछ लोग जो उनके में अगर हिंदी में शब्द है चट्टे बट्टे, तो वह चट्टे बट्टे शासन चलाएंगे, वही चट्टे बट्टे पूरा माल मलाई खाएंगे, उन्हीं के माध्यम से पूरा सब कुछ होगा। कुछ चुनिंदा पुलिस के कुछ अफसर, कुछ प्रशासनिक अफसर, भ्रष्टाचार उसी हद तक, कदाचार उसी हद तक, अनाचार उसी हद तक, दुराचार उसी हद तक। तो जो ऊपर से चल रहा है नीचे से नहीं आ रहा है, उसका प्रतिबिंब आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने जो दिखाया फिरोजाबाद में दरोगा मार दिए जाते हैं, उनकी बेचारी हत्या हो जाती है। कन्नौज में चौकी में सांसद घुस के मारपीट करते हैं, सांसद आजाद है, दरोगा जी का ट्रांसफर हो जा रहा है। तमाम लोग जो है पीड़ित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। अमिताभ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस केवल नजरबंद करने में ही लोगों को बिजी है, बाकी अपराध तो हो ही रहा है? 100% पुलिस देखिए 2-3 काम कर रही है। एक तो हमारे जैसे गरीब आदमी को नजरबंद कर रही है, जिसका कोई नहीं है उसको नजरबंद कर दिया, उस पर फर्जी मुकदमा कर दिया, उस पर जो है फर्जी एनकाउंटर कर दिया, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर। जैसे हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडे होते थे उस तरह से हाफ फ्राई बॉडी और फुल फ्राई बॉडी चल रहा है इनका। और वो भी किसका? बेगुनाह का, जो किसी न किसी पॉलिटिकल इशारे पे हो रहा है, पॉलिटिकल रीजन पे हो रहा है। स्थिति आप सब चीजों से दिख है, केवल अपनी तारीफ करने के अलावा लॉ ऑर्डर को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और बता दें, कानून व्यवस्था का जो हाल है उससे कहीं ना कहीं इंसान को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।